परसों से रेगुलरिटी आपकी कंटिन्यू हो जाए एकदम। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं, सेशंस आप देखते हैं। थोड़ी कंटिन्यूटी की कमी है यूट्यूब पे मेरी, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब अगले जितने भी दिन बचे हुए हैं आपके 20-25 दिन हम रेगुलर मिल पाएँ। परसों के बाद से, कल मुझे कहीं जाना है, ठीक, और बैचेस में है कल क्लास, यूट्यूब के टाइम पर मुझे कहीं जाना है, ठीक। बेसिकली अभिनय सर का बर्थडे है, जाना ही पड़ेगा। चलिए खैर, तो ये हुई एक बात। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ जो पेंडिंग है वो मिल जाएंगी। कोई कह रहा है लव यू मैम, लव यू टू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझते हैं कहानी क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और जवाब दीजिएगा, है ना, और जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देख करके, पढ़ करके, पोल में आंसर कीजिएगा। देखिए फटाफट से, मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊँ, अगर आप कहें तो, ना कहें तो भी हो जाऊंगी, क्योंकि जब पढ़ेंगे नहीं तो जवाब देंगे कहाँ से। क्वेश्चन पढ़ना आवश्यक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, पेपर को ध्यान में रख करके बनाए गए क्वेश्चंस हैं, है ना, बहुत मुश्किल नहीं रखा है। हाँ लेकिन ऐसा भी नहीं है, एंड तक जाते जाते चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी आपको मिलते जाएंगे इन बिटवीन। अगेन ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है। कोई कह रहा है यूट्यूब से फेमस हो गए, यूट्यूब पे ही बच्चों को भूल गए हैं, ऐसा नहीं है यार। 8 साल हो गए हैं और हजारों हजार वीडियोस बनाने के बाद थोड़ा एक थकान महसूस होती है ना, धीमे धीमे सब कुछ बैलेंस आउट करना होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी कोशिश है फिर से जो है वापस आया जाए यूट्यूब पे। पिछली बार तो तबीयत खराब हो गई थी सीटेट में, इस चक्कर में नहीं हो पाई थी क्लास। देखिए 50% ऑफ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, 50% of students failed in science subject in class 8th. Upon asking the science teacher, she mentioned that she had taught everything from the book and completed all the book and exercises. Upon further investigation, it was found that the class environment wasn't conducive for learning. What could have been the factors that weren't conducive? मतलब क्या है, 8वीं कक्षा में कई सारे बच्चे जो है फेल हो गए। एक बच्चा होता चलो समझ आता, बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मेथड में कोई दिक्कत हो सकता है, लेकिन कई सारे बच्चे फेल हुए हैं। तो कक्षा 8 में विज्ञान विषय में 50% छात्र, यानी अगर 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं क्लास में, तो उसमें से 20 बच्चे फेल हो गए, ठीक। तो विज्ञान शिक्षक से पूछने पर बताया कि भाई क्यों इतने बच्चे फेल हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने पुस्तक से सब कुछ पढ़ाया था, पाठ के अंत में जो एक्सरसाइज या अभ्यास प्रश्न होते हैं वो भी करवाए थे। आगे जब फर्दर जांच हुई कि कारण क्या रहा, एनालिसिस पे, विश्लेषण पे पता लगा कि आगे जांच करने पर पता चला कि कक्षा का वातावरण अधिगम के लिए अनुकूल नहीं था, है ना, कॉन्ड्यूसिव नहीं था, एप्रोप्रिएट नहीं था। ऐसे कौन से कारक हो सकते हैं जो अनुकूल नहीं थे, नॉट कॉन्ड्यूसिव, बताइए। यहां पे अनुकूल ना होने से क्या तात्पर्य है कवि का, आई मीन क्वेश्चन एग्जामिनर का, वो आपको बताना है और फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। फटाफट से बताएं फिर हम आगे बढ़ेंगे। भाई परसों से एकदम रेगुलर कर देंगे क्लास आपकी, 20 तारीख से यूट्यूब वाली, है ना। और कल का रीज़न मैंने आपको बता दिया है, ये क्लास लेट होती है ना, तो अब किसी के भी बर्थडे में जाना है तो 9 बजे से लेट, 10 बजे से लेट क्या ही जाएगा, इंसान पहुंचने में भी घंटा लग जाता है। देखिए एक बार, तो यूज ऑफ ओनली लेक्चर मेथड, पहले मैं सिर्फ संडे टू संडे सिर्फ पढ़ाती ही थी और कुछ मेरे जीवन में नहीं था। अभी थोड़ी बहुत यारी दोस्ती भी है, बाकी जीवन भी है जीने को, जो कि करना भी चाहिए एक समय के बाद, क्योंकि आप हमेशा रोबोट की तरह काम ही नहीं करते रह सकते जीवन में। तो ऐसा नहीं है यार कि प्रायोरिटी नहीं है या यूट्यूब के बारे में ही ऐसा ख्याल है। ओवरऑल मैं थोड़ा सा भी पहले के मुकाबले कम काम करती हूँ, लेकिन हाँ जो हो रहा है क्वालिटी काम है। देखो एक बार, सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं बहुत सारे लोग, यूज ऑफ ओनली लेक्चर मेथड, सिर्फ लेक्चर मेथड का प्रयोग है। हाँ भाई, जब बुक से पढ़ा दिया और सारी एक्सरसाइज भी खत्म करा दी, लेक्चर मेथड ही है। नो क्लास डिस्कशन, क्लास डिस्कशन की यहाँ बात नहीं हो रही, ये रीजन हो सकता है, हाँ हो सकता है भाई। कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब है जो बच्चे को संवर्धित करे, बेहतर बनाए, वैसा एनवायरनमेंट ना मिलना। नॉट प्रॉपर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर एंड एक्सरसाइजेज, ये तो मैडम ने कह ही दिया कि चैप्टर में के बाद में जो एक्सरसाइज होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर के बाद, हर एक चैप्टर के बाद, जैसा कि बुक में होते हैं क्वेश्चंस, आपने एनसीईआरटी में भी देखे होंगे, तो वो तो कराए ही जाते थे। फिर आता है टू फ्रेंडली विद द क्लास। देखो ये इशू नहीं होता है, टू फ्रेंडली यानी बहुत ज्यादा अगर फ्रेंडली है टीचर, जैसे मैं कभी कभार हो जाती हूँ संडे वार्ता में, तो क्या होगा, इससे इनडिसिप्लिन तो क्रिएट हो सकता है थोड़ा बहुत, कि बच्चे ज्यादा फ्रैंक हो जाएं, थोड़ा बातचीत ज्यादा हो जाए क्लास में, लेकिन इससे ये नहीं होगा कि कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है। फ्रेंडली होने का मतलब इनडिसिप्लिन थोड़ा बहुत क्रिएट हो सकता है, लेकिन इससे खराब एनवायरनमेंट हो जाएगा ये नहीं है, ठीक। तो ये बात भी पूरी तरह से अप्रोप्रिएट नहीं है। ये दोनों बातें जो है अप्रोप्रिएट हैं, यूज ऑफ ओनली लेक्चर मेथड और नो क्लास डिस्कशन, कक्षा में चर्चा न करना और केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करना, ये दोनों प्रोबेबल रीजन हो सकते हैं, ठीक, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट कॉन्ड्यूसिव नहीं बन रहा, कि बच्चे को एक्टिविटी करा नहीं रहे हैं, सिर्फ व्याख्यान दिए जा रहे हैं, लेक्चर दिए जा रहे हैं और डिस्कशन नहीं हो रहा बच्चे का, तो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है क्लास,
सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करा दिया, बुकिश नॉलेज दे दी, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए नॉलेज, ये आपका एनसीएफ भी कहता है और सारी ही डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड जो है ये दोनों सही हो गए, केवल 1 व 2। बात सही है नहीं? सही है नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं तो पहले कर दो क्लास का टाइम। यार आपको लगता है एक ही क्लास होती है, शाम 5:30 बजे से क्लास होनी शुरू हो जाती है, तो कोशिश रहेगी यूट्यूब पे, या तो मैं फिर बहुत शाम को कैसे ले पाऊंगी, कोशिश करूंगी, चलो उम्मीद कम है। नोट्स आपके अपडेट हो जाएंगे कल, सीडीपी के नोट्स कल या परसों में दे दूंगी, और बाकी के दोनों जो है फ्री नोट्स देने हैं वो दे देंगे, ठीक है? 10 बजे नहीं यार, 9 बजे कर दूंगी मैं टाइम चेंज, पक्का पक्का, डोंट वरी। चलो 9 बजे परसों से शाम को 9 बजे फिक्स कर देंगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों जो है वो कॉन्ड्यूसिव रीजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, बहुत इधर उधर की बातें कर रहे हो, अभी आ जाओ, थोड़ी देर बाद बात करेंगे एंड में। देखो इनडिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है, समझो बात को। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ फादर इन अ बैकवर्ड हाउस डिड नॉट अलाउ हिज डॉटर टू अटेंड कॉलेज। एक पिछड़े इलाके में या पिछड़े परिवार में रहने वाले पिता ने अपनी बेटी को कॉलेज जाने की अनुमति नहीं दी। द डॉटर सेड दैट गोइंग टू कॉलेज विल हेल्प मी विद डैश। तो बेटी ने क्या कहा, बेटी भी रीजन रखेगी कुछ तो, कि कॉलेज जाने से मुझे डैश में मदद मिलेगी। तो कॉलेज या स्कूल जाने से किस चीज में मदद मिलती है आपको ये पहचानना है, याद कर लीजिए वो कौन सी मूवी है, DDLJ, है ना? तो सिमरन जिंदगी जीना चाहती है कॉलेज जाकर के, पिताजी कह रहे हैं कि नहीं जाने देंगे, तो अब यहां पे सिमरन जो है रीजन दे रही है, वो रीजन क्या होगा कॉलेज जाने का? राज नहीं, सोशलाइजेशन इज द राइट आंसर, है ना? तो अगर हम बात करें एंग्जाइटी, नहीं, एंग्जाइटी क्यों? वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, अग्रेशन नहीं, मुख्य जो कारण है वो है सामाजिकरण, कि जब बच्ची जो है कॉलेज जाएगी या एक बच्चा जब कॉलेज जाता है या स्कूल जाता है तो उसका सोशलाइजेशन होता है। सोशलाइजेशन क्या है? वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप समाज में रहना सीखते हैं, समाज के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून, कैसे पहनना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे लोगों के साथ टैकल करना है, ये है आपका सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रक्रिया, जिसके माध्यम से आप समाज के एक एक्टिव मेंबर बनते हैं, समाज के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, तौर तरीके हैं, उनको सीखते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया जरूरी है बच्चे के लिए। ग्रुप में जब वो समाज, भाई ग्रुप क्या है या बच्चे क्या है क्लासरूम में या कॉलेज में, वो समाज का हिस्सा है ना, मिलकर के समाज बना रहे हैं, कभी अंताक्षरी खेल रहे हैं, कभी कोई एक प्रोग्राम है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, है ना? तो ये है बात आपकी सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण की। तो सामाजिकरण में मदद मिलती है बच्चे को स्कूल में, और ये सामाजिकरण बहुत हेल्पफुल होता है। कोऑपरेट करना सीखेगा बच्चा, एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखेगा, टीम वर्क कैसे होता है ये सीखेगा, चीजें टॉलरेट करना सीखेगा, अपनी बात को कहते कैसे हैं, दूसरे की को सुनते कैसे हैं, हर बात पे लड़ना नहीं होता, 70 तरीके सीखता है व्यक्ति समाज में उठकर बैठकर। बात सही है या नहीं? ठीक है। कोई कह रहा है सुंदर लग रहे हो मैम आप, जब हूं तो नहीं लगूं क्या? मजाक कर रहे हैं, दिल पे मत ले जाना। देखो एक बार, अब इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो सकता है, क्या कहूं? थैंक यू, अच्छा ठीक है कह देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मतलब सवाल छोड़ के बाकी हर बात पे आपका ध्यान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 कुछ कहना चाहता है, आप समझिए एक बार, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यप, असर्शन यानी अभिकथन है एक तरफ, और एक है उसका रीजन। जैसे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन इस पैटर्न पे आते ही हैं, और उतने ही क्वेश्चन कम से कम डलवाए भी हैं एक सेट में। असर्शन क्या है? ड्यूरिंग एडोलेसेंस इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस एन आइडेंटिटी क्राइसिस दैट शेप्स देयर पर्सनैलिटी, यानी किशोरावस्था के दौरान व्यक्तियों को एक पहचान संकट का सामना करना पड़ता है या अनुभव होता है जो उनके व्यक्तित्व को आकार देता है। आइडेंटिटी क्राइसिस यानी मैं कौन हूं, मैं क्या करूंगा जीवन में या करूंगी, मुझे किस तरह से देखा जाएगा, मेरी आइडेंटिटी क्या है, इन सब को लेकर के क्वेश्चन मार्क टीन एज में होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस कहा है इसको किसने? एरिक एरिक्सन नाम के व्यक्ति हैं जो साइको सोशल थियरी देते हैं। ठीक, तो बात तो सही है कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है जो एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को शेप करेगा, कि या तो वो अपनी आइडेंटिटी को खोज लेगा, नहीं तो वो रोल कंफ्यूजन में हो जाएगा। यानी हर एक स्टेज पे, एरिक्सन की माने तो 8 स्टेजेस में बांटा है इन्होंने पूरे जीवन को, और हर एक स्टेज में कुछ चैलेंजेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये कॉन्फ्लिक्ट है एडोलेसेंस का। बात सही है या नहीं? फिर रीजन क्या है इसका? द आइडेंटिटी क्राइसिस इन एडोलेसेंस इज ड्यू टू द फिजिकल ग्रोथ स्पर्ट एंड हार्मोनल चेंजेस एक्सपीरियंस्ड एट दिस एज, यानी किशोरावस्था में पहचान का संकट इस उम्र में होने वाले शारीरिक विकास में तेजी और हार्मोनल परिवर्तनों के कारण होता है। यानी आइडेंटिटी क्राइसिस का जो रीजन है वो क्या है? वो है बहुत तेजी से शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं बच्चे की, हाइट, वेट, शेप, साइज, हार्मोनल चेंजेस, प्यूबर्टी हिट कर रही है, इस
अवस्था में, इसलिए आइडेंटिटी क्राइसिस है। देखिए, आइडेंटिटी क्राइसिस का कारण ये नहीं है कि बहुत तेजी से ग्रोथ स्पर्ट हो रहा है, स्फुरन हो रहा है वृद्धि का, हाइट, वेट, शेप, साइज, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, सिर्फ ये कारण नहीं है, उसके सोशल रीजंस भी हैं कि वो अपने आप को बच्चा या किशोर, बच्चा भी कहना गलत होगा क्योंकि ना तो वो बच्चा है ना बड़ा है, अब वो एडोलेसेंट है, किशोरी है, टीनेजर है, ठीक। तो अब यहां पे वो अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहा है कि मैं जीवन में किस तरह से जाना चाहूंगा, मैं हूं कौन, मैं बच्चा हूं कि बड़ा हूं, और मुझे आगे क्या करना है। करियर काउंसलिंग वगैरह भी इस स्टेज में खूब होती है। तो सिर्फ ये रीजन कह देना कि आइडेंटिटी क्राइसिस इसलिए हो रहा है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो ये कारण नहीं है, इसमें सोशल रीजंस भी हैं, है ना। इसमें क्या है, सोशल रीजंस भी हैं। बात सही है नहीं? तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू नहीं, आर सही नहीं है। आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए ये इतना रीजन इनफ नहीं है जितना दिया हुआ है, ठीक। तो ए तो नहीं होगा यहाँ पे, जितने भी लोग ए कह रहे हैं। ए इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हाँ ये सही है। फिर भी हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। ए इज ट्रू बट फॉल्स, ए जो रीजन है वो फॉल्स है। ये कहना भी गलत होगा कि ए जो है वो फॉल्स है, आर सही है, ये कहना भी यहाँ पे गलत होगा। ये वैसे गलत ही फॉर्म किया हुआ क्वेश्चन, क्योंकि आपको समझना होगा ये पूरी तरह से गलत नहीं है बट पार्शियली ट्रू है ये, है ना। फिर आता है फोर्थ, ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब इसको ट्रू भी नहीं कह सकते क्योंकि पूरी तरह से ट्रू नहीं है। तो ए इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यही एक उत्तर हमारे पास सही बचता है। ये नहीं होता तो हम फोर्थ के साथ चले जाते। बात सही है या नहीं है ये बता दो फटाफट से, ठीक है इतनी बात। चलिए, एक्सपीरियंस बेस्ड ही करना है आपको, बिल्कुल लर्निंग मेथड्स को। ए इज ट्रू बट आर इज नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आर ये कह रहा है कि जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से आइडेंटिटी क्राइसिस है। ये बात आधी तो सही है, पूरी सही नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस का, पहचान के संकट का कि मैं हूं कौन, इसमें समाज का भी रोल है कि समाज कह रहा है अब तो तुम बड़े हो गए हो। दूसरी तरफ 2 मिनट में माँ बाप आके कहेंगे अच्छा इतने भी बड़े नहीं हुए हो, छोटे ही हो अभी। अब उसको समझ नहीं आ रहा मैं बच्चा हूं कि बड़ा हूं, है ना। कि मैं साइंस लूं, वो साइंस लेना चाहता है, पिताजी कुछ और कह रहे हैं। वो बच्चा जो है वो ह्यूमैनिटीज लेना चाह रहे हैं, पिताजी और कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं डॉक्टर बन जाओ, ये कह रहा है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। कलेश ही कलेश है। समाज आपको किस तरह से देख रहा है उसका भी यहाँ पे रीजन है। तो साइको सोशल डेवलपमेंट की थियरी तभी कहा जाता है। ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस वर्ड है या टर्म है, ये दिया ही है किसने, एरिक एरिक्सन ने। आइडेंटिटी क्राइसिस यानी पहचान का संकट कि मैं हूं कौन। आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट कि मैं हूं कौन, पहचान का संकट। एरिक एरिक्सन ने ये टर्म दिया है। एरिक एरिक्सन, एरिक होमबर्गर एरिक्सन नाम है इनका। साइको सोशल, मनो, इस बार इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ था। साइको सोशल डेवलपमेंट की थियरी है मनो सामाजिक विकास की, कि मन और समाज मिलकर के आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे हैं, और हर एक स्टेज में आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी बन रही है, मन और समाज दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। मनो सामाजिक विकास, 8 स्टेजेस हैं इनकी, और हर एक स्टेज में एक कलेश है, या जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं आम भाषा में, वर्सेस की स्थिति है कि या तो ये या तो ये। पहली स्टेज है जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, या तो बच्चे का जीवन को लेकर के, माँ बाप को लेकर के, केयर गिवर को लेकर, आसपास को लेकर के ट्रस्ट विकसित होगा यदि उसका ठीक से ख्याल रखा गया, सूसू पॉटी टाइम से साफ हुआ, खाना टाइम पे मिला, केयर, उसको लव वार्मथ प्यार मिला, तो ट्रस्ट विकसित होगा जीवन को लेकर के, एक भरोसा आएगा। नहीं तो मिसट्रस्ट आ जाएगा, है ना। फिर आएंगे ट्रस्ट इश्यूज, खैर छोड़िए उस पे आएंगे बाद में, और बढ़ेंगे आगे। तो ये आपकी जो आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज है कि पहचान का संकट, ये इसी में आता है, एडोलेसेंस में 12 से 18 में। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिएगा और जवाब दीजिएगा, क्या कहना चाहता है कवि, फटाफट से देखिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ क्लास 7th स्टूडेंट, 7वीं कक्षा का एक बच्चा है समीर। समीर belonged to a disadvantaged section of the society and was often criticized by his peers for the lunch he brought or his shabby looks. Class teacher wanted to change the outlook of the class and so wants the inclusion of students belonging to disadvantaged groups. Inclusive education 5 नंबर का टॉपिक है, समावेशी शिक्षा, उससे ये आपके सामने क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कक्षा 7 का छात्र, जो कक्षा 7 का जो छात्र है समीर, समाज के वंचित वर्ग से है, यानी किसी भी आधार पे पिछड़े हुए वर्ग से या वंचित रहा है, हाशिए पर रहा है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, कि जाति के आधार पे, समाज के आधार पे लोगों ने कहा हो अरे तुम तो हमारे साथ नहीं रह सकते, या ये वाले स्टेट के लोग तो ऐसे होते हैं, या फिर तुम्हारा इनकम ग्रुप उतना नहीं है। तो अब इस केस में क्या होता है, इसको अगर इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है समीर का खराब रहा है, या डेप्राइव्ड रहा है, खराब तो क्या ही कहें, डेप्राइव्ड है ना, वंचित रहा है। तो 25% कोटा होता है, अगर आपको याद हो तो आरटीई में, राइट टू एजुकेशन एक्ट में, कि आपके जो प्राइवेट स्कूल्स भी हैं
वहां पे 25% बच्चे जो हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से लिए जाएं। 25% सीट्स रिजर्व्ड होंगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस के लिए। अब इनका एडमिशन तो हो जाता है बच्चों का, लेकिन इनके साथ व्यवहार बहुत अच्छा नहीं होता कई बार। उसका रीजन है कि अब एडमिशन हो गया लेकिन वो इकोनॉमिकली तो वीक है बच्चा, तो उस बच्चे का जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रहा है या वंचित समूह से आ रहा है, उस बच्चे का जो लंच होगा और या उस बच्चे की जो यूनिफॉर्म होगी वो अलग मिलेगी आपको जो बाकी बच्चे हैं जो सामान्य परिवार से आ रहे हैं, जिनका वो इकोनॉमिकल स्टेटस जो है, आर्थिक स्थिति ठीक है। इन बच्चों के साथ काफी भेदभाव होता है ना। एक कॉमेडियन है जाकिर खान, और आप जानते होंगे ऑफ कोर्स, तो उनके किसी इंटरव्यू में सुन रही थी और वो शायद यही बात बता रहे थे इसी चीज के अराउंड कि उनका किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन हुआ था और बट ये वाली स्थिति थी वहां पे। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसी सी सिचुएशन प्रदर्शित करता है हमारे सामने, और ये बहुत ही कॉमन केस है कि जब ईडब्ल्यूएस सेक्शन में अगर जो 25% आपने कोटा तो दे दिया, लेकिन वो जो बच्चे के कपड़े हैं या बच्चे का लंच है या भाषा हो सकती है उसकी, ऐसी कई सारी चीजें हो सकती हैं जिनको लेकर के बाकी बच्चे सेंसिटिव ना हो। तो अब ऐसी स्थिति में करेगा क्या टीचर? कोशिश करेगा अवेयरनेस क्रिएट, और कई बार टीचर्स भी गलती करते हैं, तो उनको भी अपने व्यवहार में जो बायस है उसके प्रति अवेयर होने की जरूरत है। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ 25% जो सीट है ईडब्ल्यूएस की हो गई मान लीजिए। अब बच्चे के साथ जो उसको कहा जा रहा है तुम्हारी जर्जर अवस्था में जो तुम्हारे वस्त्र हैं उन पे मजाक उड़ा रहे हैं बाकी बच्चे, अरे तुम्हारा टिफिन कैसा है, देखो हम तो ये लेके आते हैं और तुम जो है ये ऐसा खाना लेकर के आ रहे हो। तो इस तरह की स्थिति हो रही है स्कूल में। अब टीचर क्या करे बताओ एक बार? टीचर चाहता है इंक्लूड किया जाए, भाई हर एक बच्चे का, एजुकेशन फॉर ऑल की बात हो रही है, हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। ठीक, कैसे इंक्लूड किया जाए बताइए? कोई कह रहा है माइक इज नॉट गुड, चलो इसका समाधान निकालेंगे धीरे धीरे, अभी पूरा स्टूडियो ही चेंज हुआ है। एविडेंसिंग एंड एनकरेजिंग आइडेंटिटी बेस्ड स्टीरियोटाइप्स, यानी इस बात को और बढ़ावा दिया जाए कि पहचान आधारित रूढ़िवादिता को बढ़ावा दो कि ये बच्चा इस सेक्शन से आ रहा है, अमीर है गरीब है, तो इस चीज पे, जबकि यूनिफॉर्म हम किस लिए लगा रहे हैं स्कूल में? यूनिफॉर्म हम इसीलिए लगा रहे हैं कि कौन बच्चा किस बैकग्राउंड से आता है इस बात से फर्क ना पड़े, स्कूल में सब समान है। तो ये कहना तो गलत होगा कि हम चाह रहे हैं कि आइडेंटिटी बेस्ड स्टीरियोटाइप हो, है ना। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, आइसोलेशन इन दी क्लासरूम ऑन दी बेसिस ऑफ सोशल एफिलिएशन, सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए, यानी आइसोलेट कर दीजिए आप क्लासरूम को, सोशल एफिलिएशन, आइसोलेशन इन दी क्लासरूम ऑन दी बेसिस ऑफ सोशल एफिलिएशन, कि ये गरीब बच्चे हैं, ये अमीर बच्चे हैं, ये मिड में हैं, इनको अलग अलग बिठाओ। तो ये एबिलिटी ग्रुपिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है एक तरह की। सेम एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लास, कि जो सेम क्षमता रखते हैं, फर्स्ट आने वाले बच्चों को एक साथ बिठाओ, सेकंड आने वालों को एक साथ बिठाओ, ये भी खराब है। तो ऑप्शन एक ही बचता है कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है एज अ टीचर, अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशंस, यानी कि आपको क्या करना है, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है ना। क्या देना है? बढ़ावा देना है। अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशंस, के अलग अलग ट्रेडिशन या अलग अलग वर्ग के बच्चे क्लासरूम में आएंगे और आप सब बच्चे साथ में मिलकर के रह सकते हैं। इस बात की प्रति जागरूकता या सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता बच्चों के साथ डिस्कस करके कम्युनिकेट करनी है कि लोगों में विभिन्नता होती है, विविधता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाएंगे, अलग अलग तरह से लोग अलग हो सकते हैं। इस बात का ये मैसेज जब आप पहुंचाएंगे तो ये समस्या का समाधान संभव है। तो फोर्थ ऑप्शन इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है, फटाफट से बताएंगे। ये कह रहा है इन अ क्लासरूम ऑफ 15 चिल्ड्रन, हालांकि 15 बच्चे नहीं होते बट मान लीजिए हैं, है ना, 45 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 35 लिख सकते हैं। इन अ क्लासरूम ऑफ 15 चिल्ड्रन वेयर, हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते हैं। इन अ क्लासरूम ऑफ 15 चिल्ड्रन वेयर यू हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड डिफरेंट पर्सनैलिटीज, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग इज, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को कैसे लागू करोगे जहां अलग अलग तरह के बच्चे हैं या अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं? पहला ऑप्शन है डेवलपिंग वन लेसन प्लान विद वन मोड ऑफ टीचिंग। देखो, वन साइज फिट्स ऑल कुछ नहीं होता, यानी सबको एक डंडे से नहीं हाँक सकते आप। डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक। जब सीखने वाले बच्चों की क्षमताएं अलग अलग हैं, इंटरेस्ट अलग अलग है, एप्टीट्यूड अलग है, एटीट्यूड अलग है, इंटेलिजेंस का स्तर अलग है, तो बच्चे विविध हैं, डाइवर्स हैं, अलग अलग क्षमताएं, अलग अलग इंटरेस्ट रखने वाले बच्चे हैं आपकी क्लास में। तो सिर्फ एक मेथड से नहीं पढ़ाया जा सकता, तो वन साइज फिट्स ऑल नहीं, या मेथड जो है स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण यहां सही नहीं होगा। तो ये बात हो गई आपकी, ठीक है, ये हो गया गड़बड़। तो डेवलपिंग वन लेसन प्लान विद वन मोड ऑफ टीचिंग, ये गलत है। एक ही तरीके से नहीं, आपको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मल्टीपल वेज का इस्तेमाल करना है। ठीक, अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, डेवलपिंग अ लेसन प्लान बाय लुकिंग एट एवरी चाइल्ड एंड व्हाट हिज और हर नीड्स आर, बिल्कुल सही बात है। आपको हर बच्चे का ध्यान रख करके लेसन प्लान बनाना है, जिसको हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। विभेदी अनुदेशन, डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्टी के लेवल पे आप बच्चों को पढ़ाएं और हर एक बच्चे को ध्यान में रख करके
एक लेसन प्लान तैयार हो। फिर आता है थर्ड ऑप्शन डेवलपिंग, और 15 तो बच्चे ही हैं, डेवलपिंग अ लेसन प्लान टारगेटिंग द मिडल ऑफ द क्लास एबिलिटी वाइज। ऐसा नहीं है कि जो एवरेज बच्चे हैं उनके हिसाब से बस बना दो। डेवलपिंग अ लेसन प्लान दैट फिट्स ऑल, फिट्स ऑल कुछ नहीं होता, आपको डिफरेंट बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, सिंपल बात, सेकेंड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा और बताइएगा क्या कहना चाहता है एग्जामिनर, है ना, या कवि, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा और बताइएगा। अभी ना मेरा दिमाग सेट होने में यहाँ टाइम लगेगा, नया स्टूडियो है, इसमें अलग जगह पे कमेंट्स दिखते हैं, मैं अलग जगह पे दिखती हूँ, है ना, बोर्ड अलग जगह पे है, तो थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हो भाई? ओके, मैथ्स कंटेंट क्लास था तो शाम को एसएसटी की सुबह 11 बजे हो रही है क्लास, ऑलमोस्ट दिन, हर दिन प्रैक्टिस कर लिया करो। हाँ बहुत बढ़िया भाई, हाँ शेयर वेयर कर दिया करो उस, क्योंकि अभी फिक्स नहीं होता टाइम, बट मेरी कोशिश है कि 1-2 दिन में जो है परसों से आपका फिक्स कर दें 9 बजे का, तो फिर आप आराम से, आपको पता लग जाएगा कि क्लास रोज हो रही है। अजर्शन रीजन अभी तो मैं क्या ही कहूँ आपको शेयर करने के लिए, मैं खुद ही रेगुलर नहीं हो पाती हूँ। अभिकथन और कारण, प्लीज साइड। हाँ यार, यहाँ पे ये दिक्कत है कि मैं कोई एक साइड नहीं पकड़ पा रही हूँ जहाँ पे खड़े होकर आपको बताया जा सके। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज एनहेंस्ड थ्रू कोऑपरेटिव प्ले, यानी सहकारी अधिगम या सहयोगात्मक खेल के माध्यम से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। यानी बच्चे का संज्ञान, उसकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने भी काम दिमाग से होते हैं, यानी दिमाग का विकास होगा यदि बच्चा सबके साथ घुल मिल करके खेलेगा तो। हाँ, बच्चे में टॉलरेंस आएगी, इमेजिनेशन बेटर होगी, मतलब बात तो सही है, ग्रुप में कुछ भी करने से नुकसान कुछ नहीं होता, तो ये क्या है, ट्रू है ये बात। फिर आता है रीजन, ड्यूरिंग कोऑपरेटिव प्ले चिल्ड्रन एंगेज इन एक्टिविटीज दैट रिक्वायर देम टू फॉलो रूल्स, शेयर आइडियाज एंड नेगोशिएट रोल्स विच एनहेंस देयर सोशल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज। बिल्कुल बात सही है कि सहकारी खेल के दौरान बच्चे ऐसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिनमें उन्हें नियमों का पालन करना होता है, विचारों को साझा करना और भूमिकाओं पर बातचीत करनी होती है, जिससे उनकी सामाजिक और संज्ञानात्मक क्षमताएं बढ़ती हैं। बात सही है भाई, बच्चे एक दूसरे से स्किल्स सीखेंगे, बच्चे एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखेंगे जब वो ग्रुप में सीख रहे होंगे कि रूल्स को फॉलो करना है उनको, तो उस ध्यान भी रखना पड़ेगा, रूल को याद भी रखना पड़ेगा, एडजस्ट भी करना होगा, आइडियाज भी शेयर करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करेंगे, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो ओवरऑल होगा ही, संज्ञान का विकास तो होगा ही। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बात सही है या नहीं है? सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और बताइएगा फटाफट से। ये क्या है? A special education teacher was given a case of child who did not take part in any class discussion and was termed as a naughty child. ठीक है? By all the teachers in the school, according to you, this nature of child was the outcome of what? यानी एक विशेष शिक्षक को ऐसे बच्चे का मामला दिया गया जो किसी भी कक्षा चर्चा में भाग नहीं लेता था, यानी डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, डिस्कशन हो, डिबेट हो, कोई एक्टिविटी हो क्लास में, और इस बच्चे को नॉटी कहा जा रहा था। अकॉर्डिंग टू यू, जो नेचर है चाइल्ड का वो किसका आउटकम है? अब हमें नहीं पता ये सच में नॉटी है या नहीं, मुद्दा वो है ही नहीं। मुद्दा ये है कि एक बच्चे का जो नेचर है वो कैसे तय हुआ, हेरिडिटी, एनवायरमेंट, स्ट्रिक्ट क्लास टीचर या हिज अपीयरेंस। देखो हमें अपीयरेंस का नहीं पता, स्ट्रिक्ट क्लास टीचर है या नहीं ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि सभी टीचर्स मिलकर के एक बात कह रहे हैं कि बच्चे का जो है नेचर इस तरह का है कि वो नॉटी है, थोड़ा शरारती है, जो कि हो सकता है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही इसका रीजन है, सिंपल सा जवाब है, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर, सिंपल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लड्डू क्वेश्चन था एकदम, लेकिन हेरिडिटी और एनवायरमेंट पे एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा और बताइएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग पे एक क्वेश्चन आता है, फटाफट से जवाब देंगे। क्या है इसका असर्शन? क्या है? इन लॉरेंस कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थियरी, चिल्ड्रन मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट्स टू डिटरमिन वेदर दे आर गुड और बैड टू अंडरस्टैंडिंग दैट रूल्स एंड लॉज आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी चेंज्ड। यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों के परिणामों को समझने से लेकर यह निर्धारित करने तक कि वे अच्छे हैं या बुरे, यह समझने की ओर बढ़ते हैं कि उनका नियम और कानून लचीले हैं और उन्हें बदला जा सकता है। कुल मिला के बात क्या है कि बच्चे शुरुआत में तो वो कॉन्सिक्वेंस पे चलते हैं, अगर किसी चीज से डांट पड़ेगी वो काम गलत है जिससे पनिशमेंट मिले, लेकिन वो धीरे धीरे समझने लगते हैं कि रूल्स को भी तो बदला जा सकता है, अगर जरूरत पड़े तो समाज की भलाई के लिए ही रूल्स बनाए गए हैं। यानी लेवल 1 से वो लेवल 5th और 6th पे जा रहे हैं बच्चे। तो ये बात तो सही है, ऐसा ही होता है। शुरुआत में उन्हें लगता है कि रूल्स आर फिक्स्ड, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, तो पनिशमेंट से बचने के लिए वो आज्ञा का पालन करते हैं। रीजन क्या है इसका? लॉरेंस कोहलबर्ग आर्ग्यूज दैट मॉरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास प्रगतिशील ढंग से
चरणों में होता है, यानी स्टेजेस में होता है, बढ़ते हुए क्रम में। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? बढ़ते हुए क्रम में। स्टेज 1 पे इतना, स्टेज 2 पे और बेहतर, फिर और बेहतर, फिर और बेहतर, यानी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, 6 स्टेजेस हैं और 3 लेवल्स हैं, तो दोनों ही बातें सही हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, इतनी बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, अ 13-year-old गर्ल वॉज फीलिंग सैड एंड एंग्शियस आफ्टर फेलिंग हर मैथ यूटी। है ना, यूटी एग्जाम नहीं होते, एफ एग्जाम, यूटी एग्जाम, आजकल टर्म बोलने लग गए हम, है ना। तो although domains of development overlap with each other in certain aspects, yet which of the following domain of development specifically attempts to study the progression of feelings about self and others। मतलब 13 साल की एक बच्ची है जो अपनी गणित परीक्षा में असफल हो गई है, फेल हो गई है, और उसके बाद वो हो गई है उदास और चिंतित महसूस कर रही है ना। हालांकि विकास के क्षेत्र के कुछ आयाम परस्पर जुड़े हुए होते हैं, तथापि निम्नलिखित में से विकास का, भाई क्योंकि विकास के चारों प्रकार जो है आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो मायूस महसूस कर रही है, ये महसूस करना कौन से विकास के प्रकार में आएगा, यानी किस टाइप ऑफ डेवलपमेंट का पार्ट है सैड महसूस करना। तो फीलिंग्स इमोशंस से संबंधित है और इमोशनल डेवलपमेंट इज दी राइट आंसर ओवर हियर, कि इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है बात फीलिंग की, खुद के बारे में फीलिंग्स, अदर के बारे में फीलिंग्स जहां आ गई वो इमोशनल डेवलपमेंट है। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये 4 मुख्य प्रकार हैं, 3 ही मानते हैं हम, सोशियो इमोशनल एक में ही आ जाता है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक, तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। फिजिकल मतलब शारीरिक विकास, जिसमें आपका मोटर डेवलपमेंट आता है, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स, स्थूल और सूक्ष्म गतिक कौशल। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसपे पियाजे-वाइगोत्स्की की थियरी है, संज्ञानात्मक विकास। फिर सोशियो डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, समाज का विकास, सोशलाइजेशन जहां पे आप पढ़ रहे हैं, सामाजिक विकास बेसिकली। और फिर इमोशनल डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल एक में ही काउंट होते हैं कई बार। ठीक है बात, तो ये एक बात क्लियर हो गई। फील करना कहाँ आ गया? इमोशनल में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ट्विन ब्रदर्स हैं और बताइएगा, है ना, राइट ब्रदर्स नहीं है, ये ट्विन ब्रदर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, ट्विन ब्रदर्स रमेश एंड सुरेश हैड डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। रमेश डेवलप्ड हिज, यानी 2 ट्विन ब्रदर्स हैं, जुड़वा भाई हैं, रमेश और सुरेश, वो वाले हैं, ये 5 स्टार के ऐड में नहीं आते थे। ठीक, तो ये वही वाले मान लो। और शुरुआत से इनका जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है, यानी विकास की दर भिन्न हो सकती है बच्चों में, जरूरी नहीं सब में सेम स्पीड ऑफ डेवलपमेंट से ही सेम दर से विकास हो या डेवलपमेंट हो। रमेश डेवलप्ड हिज हेड फर्स्ट एंड सुरेश डेवलप्ड हिज शोल्डर्स एंड हैंड्स फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू यू अंडर विच प्रिंसिपल डज दिस डेवलपमेंट फॉल। हालांकि इसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल ग्लिच है क्वेश्चन में, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, जो पूछा है उसको आपको बताना है। रमेश का सिर पहले विकसित हुआ और सुरेश के कंधे और हाथ पहले विकसित हुए। आपके अनुसार यह विकास के किस सिद्धांत के अंदर आता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के अंदर? कंधे यानी सेंटर टू पेरिफेरी प्रॉक्सिमोडिस्टल, है ना। सर यानी सेफेलोकॉर्डल, सिरोध पदोन्मुखी कहेंगे। बात सही है या नहीं है? फटाफट से बताओ, बात सही है या नहीं है, ये बताओ। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है? नहीं भाई, ये दिशा के सिद्धांत की बात हो रही है, प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं, प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्शन है यहाँ पे, क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो डायरेक्शन को। इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं, ये मामला है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन का, कि विकास की 2 अलग अलग दिशाएं हैं। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हैं ही ऑफ कोर्स, लेकिन ये 2 दिशाओं के बारे में बात हो रही है, कि ये जो आपका अकॉर्डिंग टू यू अंडर विच प्रिंसिपल डज दिस डेवलपमेंट फॉल। तो ये यहां पे जिस बारे में पूछा, हालांकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहना गलत नहीं था, बट क्योंकि क्वेश्चन ने पूछना ही हमसे अलग तरह से चाहा है, दोनों ही सही हो सकते हैं, अगर चाहे एग्जामिनर तो लगा सकता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी। तो सिंपल बात है, रमेश और सुरेश जो है डिफरेंट रेट पे डेवलप हो रहे हैं शुरुआत से ही, तो ये तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात तो इन्होंने कर ही दी। रमेश डेवलप्ड हिज हेड फर्स्ट एंड सुरेश डेवलप्ड हिज शोल्डर्स एंड हैंड्स फर्स्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन ये विकास की दिशा का सिद्धांत है, जिसमें 2 दिशाएं हैं। क्योंकि अगर हम बात करें, यहाँ पे पूछा हमसे होता कि रमेश का सर पहले विकसित हुआ है, तो रमेश में सेफेलोकॉर्डल है और सुरेश में प्रॉक्सिमोडिस्टल है ना। डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन, डेवलपमेंटल डायरेक्शन का जो प्रिंसिपल है, डेवलपमेंटल डायरेक्शन, एक तो ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, इसमें राइटिंग और खराब आती है जितनी है उससे भी, इसको चेंज करेंगे कल, राहुल वहां से लेके आओ। डेवलपमेंटल डायरेक्शन का जो है प्रिंसिपल है, ठीक, अगर हम यहाँ देखें तो एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसको समीपस्थ दूरस्थ विकास कहते हैं, नियर टू फार, और दूसरा है सेफेलोकॉर्डल, सर से पैर की ओर, हेड टू टो, पहले बच्चे का हेड विकसित होगा, फिर आपका गर्दन पे कंट्रोल, सर के बाद फिर आपका
बाकी पार्ट पे, पैरों पे कंट्रोल, फिर आप मतलब पहले बच्चा गर्दन संभालना सीखता है, फिर सर जो है आपका सर संभालना सीखता है, फिर गर्दन, फिर बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। ये सेफेलोकॉर्डल है। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है कि पहले आपका जो टॉर्सो है यानी सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो विकसित होता है, आपका कंधों पे कंट्रोल, फिर आपका आर्म्स पे कंट्रोल, फिर आपका हाथों पे कंट्रोल, फिर उंगलियों पे कंट्रोल। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली चलती हैं दिशा बच्चे के अंदर विकास में, दोनों साथ साथ चलती हैं, ऐसा नहीं है कि पहले एक होगा फिर दूसरा होगा। लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए उन्होंने इस तरह से क्वेश्चन बनाया हुआ है। सेकेंड